नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। क्लास 6 की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं सर्वनाम, जो हमारा हिंदी व्याकरण का टॉपिक है और काफी कुछ अपने इस टॉपिक में हम अभी तक पढ़ चुके हैं। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे सर्वनाम के अपने भेदों को। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए कॉपी पेन पेंसिल लेकर और वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां पर लास्ट सेशन में छोड़ा था। बिल्कुल चलते स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है लास्ट सेशन से वो है सर्वनाम। और सर्वनाम में हम यहाँ पर अभी तक काफी सारी चीजें पढ़ चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम की परिभाषा क्या है और सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने यहाँ पर अभी तक देखिए सर्वनाम के जो भेद हैं, 6 भेद आपको यहाँ पर सर्वनाम के बताए गए हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो इसमें हम यहाँ पर जो हमारा पहला सर्वनाम है पुरुषवाचक सर्वनाम को हमने पढ़ा। बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए तथा सुनने वाले के लिए तथा किसी अन्य के लिए, अर्थात जिसके बारे में बातें हो रही हो उसके लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि 3 लोगों के बारे में यहाँ पर बात की है कि जो आपका बोलने वाला व्यक्ति होता है वो बोलने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए और जिसके बारे में बात की जा रही हो किसी अन्य के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम के, क्योंकि यहाँ पर हमने 3 तरह से आपको बताया कि इसमें 3 तरह से अपनी बात को रखा जाता है, 3 तरह के सर्वनामों से, बोलने वाला व्यक्ति, सुनने वाला व्यक्ति और अन्य तीसरा व्यक्ति। तो देखिए जो बोलने वाला व्यक्ति होता है और जो सुनने वाला व्यक्ति होता है जो अन्य जो तीसरा यहाँ पर व्यक्ति है उसके आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार बताए गए हैं, 3 भेद बताए गए हैं। पहला है उत्तम पुरुषवाचक, जिसको लास्ट सेशन में हम काफी अच्छे से डिस्कस कर चुके थे। तो ये आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम जो है वो आपका सर्वनाम का पहला भेद है, पुरुषवाचक सर्वनाम उसका ये भेद है। तो देखिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अर्थात बोलने वाले व्यक्ति के अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण मैं, मेरा, मैंने, हम, हमने, हमारा आदि। तो ये सब क्या है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। दूसरा आपका आता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले व्यक्ति के लिए किया जाता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि सुनने वाले के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जैसे तुम, तू, आप, आपका, तुम्हें, तुम्हारा आदि। यानी कि जो व्यक्ति सुन रहा है उसके बारे में जो बात की जा रही है उससे कहते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो देखिए एग्जाम्पल भी हमने, उदाहरण भी दे दिए कौन कौन से शब्द आपके मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर अपना जो लास्ट इसका भेद है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, उसे भी हमने पढ़ा। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति किसी अन्य के लिए करता है, यानी कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति किसी अन्य के लिए करता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जब अन्य किसी बोलने वाले के लिए जब प्रयोग किया जाता है, किसी बोलने वाला व्यक्ति जब किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है, जैसे वह, वे, उसने, उसे, उसका, उसकी आदि। ठीक है, तो इस तरह से हमने पुरुषवाचक सर्वनाम जो है यहाँ पर बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया है और आप सभी ने इसे कॉपी में भी नोट डाउन कर लिया है। अब हम
आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अपने अगले सर्वनाम की तरफ, जहां हमने देखिए ये सारी चीजें उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक तीनों को हमने बहुत अच्छे से जहां पर पढ़ लिया है। उसके बाद अब हमारा दूसरा पॉइंट आता है, दूसरा भेद आता है सर्वनाम का। क्या था सर्वनाम का दूसरा भेद? सर्वनाम का दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या होता है निश्चयवाचक सर्वनाम? चलिए स्टार्ट करते हैं अपने दूसरे भेद को। निश्चय वाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। तो जो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, देखिए क्योंकि यहाँ पर निश्चय शब्द का अर्थ है कि कोई भी वस्तु या व्यक्ति जिसके बारे में बात की जा रही है तो उसकी निश्चित दूरी की ओर संकेत किया जाता है, यानी कि निश्चयवाचक निश्चित दूरी की ओर संकेत किया जाता है। तो चलिए पहले इसको हम परिभाषित कर लेते हैं, परिभाषा पहले लिख लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल से समझेंगे। जो सर्वनाम पास की या दूर की वस्तु, जो सर्वनाम पास की या दूर की वस्तु या व्यक्ति, वस्तु या व्यक्ति की ओर निश्चित संकेत करते हैं, निश्चित संकेत करते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह पुस्तक मेरी है। जैसे यह पुस्तक मेरी है, ठीक है। वह हमारा विद्यालय है। वह हमारा विद्यालय है। तो देखिए हमने कहा निश्चयवाचक सर्वनाम, तो यानी कि ऐसे सर्वनाम शब्द जो पास की या दूर की वस्तु या व्यक्ति की ओर निश्चित संकेत करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा है, यह मेरी पुस्तक है, यानी कि साफ पता चल रहा है कि पुस्तक जो है हाथ में रखी हुई है और कहा जा रहा है कि यह मेरी पुस्तक है, ठीक है। तो इस तरह से दूसरा आप एग्जाम्पल देखिए, दूसरे में क्या लिखा हुआ है, वह हमारा विद्यालय है। तो यानी कि विद्यालय की ओर संकेत करके कहा जा रहा है कि विद्यालय जो है यहाँ से निश्चित दूरी पर है, यानी कि वह मेरा विद्यालय है, वह हमारा विद्यालय है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो आपका यह और वह, ये जो दोनों हैं, ये अन्य पुरुष वाचक जो सर्वनाम होते हैं और निश्चय पुरुषवाचक सर्वनाम
उन दोनों में प्रयोग किए जाते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो है आपने याद रखनी है कि जो यह और वह, ये जो दो शब्द हैं, ये आपके अन्य पुरुषवाचक और निश्चयवाचक यानी कि निश्चयवाचक में भी प्रयोग किए जाते हैं, और साथ ही आपका जो लास्ट हमने पढ़ा था अन्य पुरुषवाचक, इसमें भी प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, हमने एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर, वह, उसे, यह। ठीक है, तो ये क्या है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में भी प्रयोग किए जाते हैं। अब कैसे किए जाते हैं देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, राहुल मेरा भाई है। राहुल मेरा भाई है, वह मुंबई में रहता है। राहुल मेरा भाई है, वह मुंबई में रहता है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल यहां पर मैं लिख देती हूं, यह मेरी किताब है, वह तुम्हारी किताब। ठीक है, तो यहां पर मैंने आप लोगों से क्या कहा, यहां पर मैंने कहा कि जो वह शब्द होता है ये आपका निश्चयवाचक सर्वनाम में भी प्रयोग किया जाता है, और साथ ही आपका अन्य पुरुषवाचक में भी प्रयोग किया जाता है। आप देखिए, ये पहला वाक्य आप देखिए, राहुल मेरा भाई है, वह मुंबई में रहता है। तो देखिए, ये राहुल जो जिसके बारे में बताया जा रहा है, यानी कि जो इस बात को कह रहा है वो आपका वक्ता है, कहने वाला व्यक्ति है, और जिसको ये बात कही जा रही है वो सुनने वाला व्यक्ति है। और राहुल यानी कि जिसके लिए इस वह का प्रयोग किया गया है, वह आपका अन्य पुरुष है। क्या है, अन्य पुरुष। ठीक है, और इसी तरह से यानी कि राहुल के बारे में बात की जा रही है, तो राहुल क्या है, अन्य पुरुष है। अब बिल्कुल ठीक उसके नीचे जो एग्जाम्पल है उसे देखिए, यह मेरी किताब है और वह तुम्हारी किताब। यानी कि हमने कहा कि जो सर्वनाम पास की या दूर की व्यक्तियों की या वस्तुओं की निश्चित दूरी को बताता है, तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल हाथ पे किताब को उठाकर कहा जा रहा है कि यह मेरी किताब है, और उसकी किताब की तरफ इशारा करके कहा जा रहा है कि वह तुम्हारी। तो ये आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या है, निश्चय वाचक सर्वनाम। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम यहाँ पर क्लियर हो जाता है। तो बिल्कुल नोट डाउन कर लिया होगा आप सभी ने इसे अपनी कॉपी में, और कोई भी डाउट होता है, कोई भी परेशानी होती है, कोई भी दिक्कत होती है तो जरूर शेयर करें, जरूर बताएं। अगला आगे बढ़ते हैं हम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरे पॉइंट की तरफ जाएंगे। अनिश्चय वाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी कि जिन सर्वनाम से किसी, अब देखिए बिल्कुल निश्चयवाचक का अपोजिट आपने लिखना है, यानी कि अब यहाँ पर आपको निश्चित नहीं है किसी व्यक्ति के बारे में या किसी वस्तु के बारे में, आपको कुछ भी निश्चित नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं, पहले परिभाषित करेंगे फिर एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। जिस सर्वनाम से किसी
निश्चित किसी निश्चित व्यक्ति, प्राणी या वस्तु का बोध नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए हमने कहा है अनिश्चयवाचक। ठीक है, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति, प्राणी या वस्तु का बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने परिभाषित कर दिया इसको। अब हम लिखेंगे इसके एग्जाम्पल्स। अब हम इसको उदाहरणों से समझेंगे। उदाहरण जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है। दरवाजे पर कोई खड़ा है। ठीक है, दूध में कुछ गिर गया है। तो यहाँ पे दरवाजे पर कोई खड़ा है। अब आपको कंफर्म नहीं है यहाँ पर कि दरवाजे पर कौन खड़ा है, तो इसीलिए हमने, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तु हो, या चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो प्राणी हो, हमें नहीं पता। तो दरवाजे पर कोई खड़ा है, जो कोई शब्द है वो आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब देखिए अगला यहाँ पर, दूध में कुछ गिर गया है। अगला एग्जाम्पल, दूध में कुछ गिर गया है। तो यहाँ पर जो कुछ शब्द है ये भी आपका अनिश्चय सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे आप देखिए इसकी परिभाषा में ही हमने लिखा है कि जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति, प्राणी या वस्तु का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो क्लियर हुआ ये? साथ के साथ नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि मैं जब एक्सप्लेन करती हूँ तो तब ध्यान पूर्वक आप लोगों ने सुनना भी है। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर सर्वनाम के 3 भेदों को क्लियर कर लिया है अभी तक। सबसे पहले हमने पढ़ा पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसके अंतर्गत हमने 3 भेद पढ़े, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उसके बाद हमने निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ा, जिसमें किसी भी संज्ञा, किसी भी व्यक्ति, वस्तु की हमें निश्चित दूरी का बोध होता है। और उसके बाद हमने अनिश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ा, यानी कि जिसमें हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी का निश्चित रूप से बोध नहीं होता है कि यहाँ पर आखिर कौन खड़ा है। तो यहाँ पर कोई खड़ा है, हमें नहीं पता कि कौन खड़ा है। दूध में कुछ गिर गया है, हमें नहीं पता कि क्या गिर गया है। ठीक है, तो इसीलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। बिल्कुल नोट डाउन भी करते रहेंगे साथ साथ। देखिए, वाक्य में, किसी भी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध बताने वाले
सर्वनाम जो होते हैं वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, यानी कि वाक्य में जो अन्य शब्दों के साथ संबंध बताते हैं। अभी देखिए, पहले इसको परिभाषित कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। वाक्य में नोट डाउन कीजिए साथ साथ, प्रयुक्त, वाक्य में प्रयुक्त दूसरे संज्ञा या वाक्य में प्रयुक्त दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों में संबंध बताने वाले सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, वाक्य में प्रयुक्त दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों में संबंध बताने वाले सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण के लिए देख लीजिए, जैसे ध्यानपूर्वक समझिएगा कि जो वाक्य में प्रयुक्त जो दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध बताते हैं सर्वनाम, उन्हें क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो मेहनत करेगा वह पास होगा। जो मेहनत करेगा वह पास होगा। ठीक है, जो करेगा सो भरेगा। अब देखिए, दो हमने यहां पर एग्जाम्पल लिए हैं और हमने यहां पर लिखा है जो मेहनत करेगा वह पास होगा। जो मेहनत करेगा वह पास होगा। जो करेगा सो भरेगा। तो यहां पर जो, सो, वह, ये सब क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। ये क्या कर रहे हैं? ये दूसरे संज्ञा या सर्वनाम जो भी वाक्य में आए हैं उनसे संबंध बताने का काम कर रहे हैं। जैसे जो शब्द है, जो मेहनत करेगा वह पास होगा, तो मेहनत का संबंध है पास होने से। ठीक है, या पास होने का संबंध है मेहनत करने से। जो करेगा सो भरेगा, यानी कि जो इंसान जिस तरह का काम करेगा, जैसा काम करेगा वैसा भरेगा। क्लियर? तो यहां पर हमने संबंधवाचक सर्वनाम भी आपको क्लियर करवा दिया है और अब आप इसको फटाफट कॉपी में नोट डाउन कीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले सर्वनाम के भेद की तरफ। तो चलिए इसको एक बार फिर से यहाँ पर क्लियर कर देते हैं कि जो मेहनत करेगा वह पास होगा। जो आपका सर्वनाम है वह भी आपका सर्वनाम है और ये दोनों यहाँ पर पूरे वाक्य में संबंध स्थापित कर रहे हैं। जैसे आपका जो मेहनत करेगा, यानी कि जो शब्द जो है वो सभी मेहनत करने वाले व्यक्तियों के लिए बोला जा रहा है और वही पास होंगे, यह भी कहा जा रहा है। चलिए, क्लियर हुआ आप सभी को ये?
क्लियर हुआ है सभी को? नोट डाउन भी करते रहेंगे साथ साथ। आगे बढ़ते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम नंबर 5 आता है हमारा। प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, देखिए प्रश्नवाचक यानी कि किसी भी वाक्य में जब क्या होता है, सर्वनाम का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में प्रश्न पूछे जाने के लिए किया जाता है। यानी कि किसी सर्वनाम का प्रयोग जब वाक्य में किसी भी व्यक्ति के लिए, वस्तु के लिए, प्राणी के लिए प्रश्न पूछे जाने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसको प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। चलिए फटाफट से पहले लिख लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। जैसे जिस सर्वनाम का प्रयोग, जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के संबंध में प्रश्न पूछने या जानने, प्रश्न पूछने या जानने के लिए प्रयोग किया जाता है, जानने के लिए किया जाता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जब हम किसी सर्वनाम शब्द से किसी के बारे में कुछ जानते हैं, किसी के बारे में कुछ प्रश्न करते हैं, तो उसको प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन आया है। अब देखिए यहां पर प्रश्न भी किया जा रहा है और जानने की कोशिश भी की जा रही है, और सबसे मेन पॉइंट है कि यहाँ पर कौन शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो संज्ञा के स्थान पर किया गया है। यानी कि किसी व्यक्ति और किसी भी जो आपका वस्तु है या प्राणी है उसके लिए ये प्रयोग किया गया है, उसके लिए प्रश्न पूछने के लिए ये प्रयोग किया है। कौन आया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका कौन शब्द है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द है, यानी कि प्रश्न पूछे जाने का बोध करा रहा है। आज तुमने क्या खाया, आज तुमने क्या खाया, ठीक है। तो आज तुमने क्या खाया, जानने की कोशिश की जा रही है कि आज तुमने क्या खाया। तो यहां पर कौन और क्या, ये दोनों आपके क्या है, ये आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन और क्या ये आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ठीक है। तो इस तरह से हमने काफी कुछ चीजें यहाँ पर सीख ली प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में, और आप लोग नोट डाउन भी कर रहे होंगे साथ साथ। चलिए फटाफट नोट डाउन भी कीजिए। जिस सर्वनाम का प्रयोग
किसी व्यक्ति या वस्तु के संबंध में प्रश्न पूछने या जानने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। नंबर 6 लास्ट भेद है हमारे सर्वनाम का। नंबर 6 छठा भेद, सर्वनाम के 6 भेद आपको बताए गए थे। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। नंबर 6 लास्ट निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। अब देखिए, निज का अर्थ होता है स्वयं। निज का अर्थ होता है स्वयं। तो यानी कि ऐसा सर्वनाम शब्द जो अपनेपन का बोध कराता हो, यानी कि कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराता हो, यानी कि या फिर स्वयं के लिए प्रयोग किया जाता हो। निज का अर्थ होता है स्वयं। तो या तो ऐसा हो कि कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराए, या कर्ता स्वयं के लिए प्रयोग कर रहा हो, उसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। तो चलिए पहले परिभाषा लिख लेते हैं। जो सर्वनाम कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराते हैं अथवा कर्ता द्वारा स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। क्लियर हुआ? देखिए, बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि जो कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराते हैं अथवा कर्ता द्वारा स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए, जैसे महेश यह कार्य स्वयं कर लेगा। महेश यह कार्य स्वयं कर लेगा। ठीक है, वह अपने आप घर आ गया। तो यहां पर देख लीजिए, जो दो शब्द हमने प्रयोग किए हैं, दो अलग अलग वाक्य दिखे हैं हमने एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर, और दोनों में हमने अलग अलग तरह के यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया है। स्वयं, अपने आप। ठीक है, क्या कहा है हमने कि कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराते हैं अथवा कर्ता के लिए कर्ता स्वयं के लिए प्रयोग करता है। या जैसे मैं अपना गृह कार्य स्वयं करता हूं। मैं अपना गृह कार्य स्वयं करता हूं, यानी कि मैं अपना गृह कार्य अपने आप करता हूं। तो यहां पर ये जो दो शब्द है आपका, स्वयं और दूसरा अपने आप, ये दोनों ही आपके निजवाचक
सर्वनाम है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर सर्वनाम के 6 भेदों को क्लियर कर दिया है। सर्वनाम के 6 भेद हमने पढ़ लिए। तो बच्चों, इस तरह से आज हमने सर्वनाम से संबंधित ये टॉपिक पूरा यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, यानी कि सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के 6 भेद हमने यहाँ पर बिल्कुल एक एक करके क्लियर कर लिए हैं। और मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत या कोई भी परेशानी होनी चाहिए। फिर भी आप घर पर जाकर आज जो कुछ भी पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कीजिए, इस पूरे टॉपिक को एक बार रिवाइज कीजिए। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें जो भी आपको लगता है कि समझ में नहीं आया, कोई भी डाउट इस टॉपिक में रह जाता है, तो उसे नेक्स्ट सेशन में क्लियर कीजिए। तो इस तरह से आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।